नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 24 जून है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप वीडियो में किसी प्रकार की सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक आप जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा जो आर्टिकल है वो द हिंदू से संबंधित है और आज द हिंदू के अंदर ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जबकि दैनिक जागरण में कम इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। तो पहला जो हमारा आर्टिकल कहता है भी हमें क्या करना है, भी स्ट्राइक ए फाइन बैलेंस। तो हमें फाइन बैलेंस बनाकर चलना है किसके अंदर, जस्ट सिविल कोड के अंदर, यानी जो समान नागरिक सहायता है उसके अंदर हमें संतुलन बनाने की क्या है, आवश्यकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं भी अभी हमारे जो नए जो विधि आयोग है उन्होंने समान नागरिक सहायता के ऊपर सलाह मांगी है। जो भी हमारे डिपार्टमेंट है या सरकार है उनसे क्या मांगी है, सलाहें मांगी है, अपनी जो रिकमेंडेशन है वो सारी की सारी मांगी है। तो उससे संबंधित ये आर्टिकल लिखा गया है और इसी से संबंधित जो आर्टिकल थे वो हमारे जो दैनिक जागरण में हमने पहले पिछले 3 से 4 आर्टिकल डिस्कस कर लिए, वही सारी बातें इसके अंदर कही गई है। तो पहला कहता है जो हमारी जो समान नागरिक सहायता है वह पूरे देश में एक प्रकार कानून की व्यवस्था करता है, ठीक है। एक प्रकार के, यानी जिस प्रकार से हम देखते हैं भाई हमारे जो धार्मिक जो कानून है उसके अंदर विवाह के कानून, तलाक के कानून, गोद लेने से संबंधित कानून सभी क्या है, अलग अलग हैं। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके भी जो कानून है वो भी क्या है, अलग अलग है। तो इन सभी कानूनों का सभी जो मुद्दे हैं जैसे विवाह तलाक का उनका एक कानून होना वही क्या कहलाती है, हमारी समान नागरिक सहायता कहलाती है। जो समान नागरिक सहायता है वो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 44 जो कि हमारा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत रखा गया है। हम जो क्यों रखा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर विविधताएं हैं, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर कहीं न कहीं हम एकता और अखंडता को बनाए रखना है, इसलिए हमने क्या कहता है, ये राज्य की जिम्मेवारी कर दी थी भी राज्य धीरे धीरे इनको समान नागरिक सहायता है उसको लागू करे, ठीक है। तो इसलिए इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर रखा गया है। तो ये किसके अनुच्छेद जो 44 है उसके अंदर ये हमारा भाग है। कहता है जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन उनके शासन को सुचारू रूप से मार्गदर्शन का उपेक्षित करता है। यानी कहीं न कहीं ये राज्य को निर्देश देता है भी राज्य इस प्रकार के कानून का निर्माण करेगा, ठीक है। तो कानून को क्या करता है, एक प्रकार से निर्देश देता है भी आपको एक सीमा दे दी गई है, आप इस सीमा में रहते हुए एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेंगे या उसका निर्माण करेंगे, ठीक। तो ये बात हमारा ये इसके अंतर्गत कहता है। उसके बाद में जो हमारे जो पर्सनल लॉ है जो कि हमारे जो समान नागरिक संहिता कोड है उनको लागू करने से कहीं कहीं वो यानी उनके अंदर हमारे जो पर्सनल लॉ है उनके अंदर समान नागरिक सहायता की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि हमारे जिस प्रकार से जो हिंदू लॉ कानून है, मुस्लिम लॉ कानून है, इसी प्रकार से अन्य धर्मों के जो कानून है, अल्पसंख्यक समुदाय के जो कानून है, उनके आधार पर जो विवाह है, धर्म है, उनके अंदर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग प्रकार से उनके जो रीति रिवाज है उनके आधार पर इनको संपन्न करवाया जाता है। आगे इसमें अगर भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को हमने देखा भी धर्म जो और मौलिक अधिकार का वर्णन करता है, यानी हमारे जो अनुच्छेद 25 के तहत हमने धार्मिक स्वतंत्रता भी दी है वह भी कहीं न कहीं हमारी जो समान नागरिक सहायता है उसको लागू करने के बीच में एक हम कह सकते हैं एक प्रकार की बाधा के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो कि धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन कार्य करता है, ठीक। आगे आर्टिकल के अंदर कहता है भी हमारा जो आर्टिकल नंबर 26 बी है वो भी क्या करता है भी प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों के प्रबंधन की क्या करता है, व्यवस्था कहता है। यानी ऐसा कोई भी मामला जो धर्म से संबंधित हो वह क्या होगा, आर्टिकल 19 के तहत प्रोटेक्टिव है, ठीक है। तो वह उसको एक अधिकार दिया गया भी अपने धर्म के कानूनों के अनुसार उसका पालन वह करे, ठीक है। इसी के साथ अनुच्छेद जो 29 है वह भी विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण और अधिकार की भी परिभाषा करता है, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन है भी व्यक्तिगत कानूनों का प्रश्न जब मूलतः ये व्यक्तिगत और धार्मिक स्वायत्तता बना पारिवारिक संबंध के में सुधार के भी अधिकार का प्रश्न बनता है। तो क्या करते हैं हम, जैसे विवाह जैसे या इस प्रकार के जो कानून है वह कहीं न कहीं हम क्या करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर या धार्मिक स्वायत्तता के आधार पर हम उनका क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका हम क्या कर सकते हैं, जो सांस्कृतिक समायोजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें अनुच्छेद 39A में लगभग पूर्ण मौलिक अधिकारों के माध्यम से भी हमें दिखाई देता है इसका प्रोटेक्शन, जो विशेष रूप से सभी नागरिकों को विशिष्ट संस्कृति संरक्षण को भी क्या करता है, समर्पित करता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से जो भारतीय संस्कृति के अंदर जो विवाह की पद्धति है या हिंदू के अंदर विवाह की पद्धति है, मुस्लिम की पद्धति है, वह भी हमारा जो 29A है, 29 एक है वो प्रोटेक्ट
करता है। तो साथ समय में एकरूपता से अधिक एकरसता स्थापित करने की भी क्या है, आवश्यकता है। तो समान नागरिक सहायता होती है तो उसके अंतर्गत सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष भी रखे जाते हैं। तो सकारात्मक पक्ष ये मानते हैं भी, जैसे जो भारतीय संविधान है, भारत का जो प्रशासन है वो संविधान के तहत चलता है, तो इसमें इस प्रकार के जो धार्मिक कानून है उनकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है, उनका ये मानना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें हमारे देश के अंदर एक कानून होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होता है भी, इससे जो महिलाएं हैं उनके अंदर असमानता फैलती है, कह सकते हैं भी जो असमानता का भाव होता है, जिस प्रकार के हमारे जो कानून बनाए जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 है उसका क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष की परिकल्पना करता है, हमारा जो संविधान है। ऐसे में हम अलग अलग कानून बनाकर कहीं ना कहीं हमारी जो धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है उसको भी हम क्या करते हैं, कम करते हुए जाते हैं, उसका भी हमें करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस कानूनों के तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनका भी कहीं कहीं शोषण होता है, उनसे भी हम इसको बचा सकते हैं। जबकि जो नकारात्मक पड़ सकता है वो हमारा कहता है भी, भारत के अंदर जो विविधता है उस विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें समान नागरिक संहिता को लागू नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारी विविधता है, हमारी संस्कृति को हमें बचाता है। साथ ही साथ जो भारतीय संविधान भी धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, यानी जो राज्य धर्म के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके जो जाति उनके जो रीति रिवाज है वो भी इससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। साथ ही अनुसूचित जनजाति है उनके भी जो कानून इससे प्रभावित होंगे। तो ये सारी की सारी बात इसके अंतर्गत कही गई है। तो इसका सुधार ये हो सकता है भी, जो हमारे जो धार्मिक जो कानून है उनके अंदर हम इस प्रकार के सुधार लेकर आ सकते हैं, जो कि कहीं न कहीं समान नागरिक संहिता को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला जो आर्टिकल है वो कहता है भी, स्क्वेयरिंग द सर्कल एट द इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में। ठीक है, तो ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक समिट हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, इसके परिप्रेक्ष्य में ये आर्टिकल लिखा गया था। तो ये आर्टिकल कहता है भी, जो जिस प्रकार से इजिप्ट है उसको भारत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और भारत को भी कहीं कहीं इजिप्ट की एक मार्केट के रूप में आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच में समकक्षता बनाने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा भी, जो इजिप्ट है उसके जो सभ्यता से, यानी सिंधु सभ्यता से लेकर अब तक हमारे संबंध उसके साथ हम कह सकते हैं बने रहे हैं। साथ ही साथ जो व्यापारिक जो गतिविधियाँ हैं वो भी हमारे इजिप्ट के साथ काफ़ी बेहतर है। ठीक, तो क्या कहता है अभी, भारत और मिस्र, ठीक है, मिस्र यानी हिंदी में मिस्र कहते हैं, इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, के संबंध सबसे पुरानी जो सभ्यतागत जो कड़ी से जुड़े हुए हैं। इसमें कहा है भी 2750 ईस्वी पूर्व में जो फौरन शाहू ने एक पंत की भूमि, जिसको मिस्र की भूमि पर एक जहाज भेजे थे, जिससे इतिहासकार प्रायद्वीपीय भारत के से यानी भारत के काम से आते, मतलब ये इसका था भी भारत से इसका क्या था, संबंध थे। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से जो ये जो जहाज़ आते थे जिस पर ये जो निर्यात वगैरह होते थे, वह कहीं न कहीं क्या थे, भूमि थी, वहाँ पर भारत से इस प्रकार के निर्यात हुआ करते थे। अगला कहता है भी, दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में के मध्य तक मिस्र की जो जो मम्मियाँ हैं, कौन, जो मम्मियाँ जो यानी हमारी जो डेड बॉडीज होती है उनको जैसे यानी इस प्रकार से हम देखते हैं भी, जो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, तो उनको लपेट करके दफनाया जाता था। उस पर जिस प्रकार की जो मलमल की गिरगी लपेटी जाती थी, वह भी किससे था, भारत से निर्यात किया जाता था। तो हम इससे देख सकते हैं भी भारत के साथ इजिप्ट का कितना पुराना संबंध रहा है। ठीक है, और इजिप्ट एक हम सामरिक रूप से भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, व्यापारिक रूप से भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो इजिप्ट है वो गेहूं का सबसे बड़ा आयातक है। ठीक है, तो आयातक यानी भारत क्या करता है, भारत हमारे खाद्य पदार्थ है उसका निर्यात करता है, तो हम इसको निर्यातक के रूप में भी यहाँ पर हम एक कार्य कर सकते हैं और हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। अगर कहते हैं अभी सबसे अधिक आबादी वाला जो अरब का जो देश है, ठीक है, भारत का जो व्यापारिक संबंध है जो कि 2022 से लेकर 2023 में लगभग 6,061 मिलियन डॉलर रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 17% क्या हुआ है, कम हुआ है। और ये किसके कारण, ये हमारा कोरोना काल के कारण, साथ ही साथ हमारा ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसके कारण भी ये कहीं कहीं एक चिंताजनक हमारे लिए बात हो जाती है। मिस्र है वह पेट्रोलियम पदार्थों का, गेहूँ का, कारों का, मक्के का, साथ ही साथ जो हमारे जो फार्मास्यूटिकल पदार्थ होते हैं उनका क्या है, ये आयातक है। ठीक है, और भारत इसमें मुख्य निर्यातक के रूप में कार्य कर सकता है, यानी एक बाजार के रूप में इजिप्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है।
अगर हम इजिप्ट की लोकेशन देखते हैं तो हम देखते हैं भी इजिप्ट है वो हमारी जो स्वेज नहर है उसके आसपास ये रहता है। तो हम कह सकते हैं जो सबसे बेहतर जो हमारा कह सकते हैं जो व्यापारिक रूट है उसके अंदर भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित ये हो सकता है। हमें यूरोप से जोड़ने के लिए भी है इजिप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो भारत यहाँ पर एक निवासक के रूप जो निवेशक के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि इजिप्ट को अभी वर्तमान में यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, यहाँ पर सड़कें बनाने की आवश्यकता है, रोजगार की यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार की आवश्यकता है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में भारत यहाँ पर एक निवेशक के रूप में कार्य कर सकता है। अगर भारत में यहाँ पर निवेशक के कार्य नहीं करेगा तो भारत की जगह कौन आ जाएगा? चीन यहाँ पर आकर अपना वर्चस्व बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा भी भारत इससे प्रभावित हो सकता है, भारत के व्यापारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं भारत को यहाँ पर कार्य करने की भी क्या है, एक निवेशक के रूप में कार्य करने की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो यही बातें इस आर्टिकल के अंतर्गत कही गई है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर इजिप्ट और भारत की एक समिट होने वाली है, इसलिए हमें इजिप्ट और भारत के रिश्तों पर बात करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है वो अभी हाल ही के अंदर जो हमारी जो विश्व आर्थिक मंच है, ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक वैश्विक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई थी, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो इसमें कहा गया इस रैंक के अंदर भारत ने 127वां स्थान ग्रहण किया है, जब कितने देशों में से? 186 देशों में से। ठीक है, 186 देशों में से 127वां स्थान हमने धारण किया है। ठीक है, और साथ ही साथ इस जो रिपोर्ट है तो इसमें जो 4 क्षेत्र होते हैं उसमें क्या क्या प्रभावित किया है, यानी 4 क्षेत्रों को इसके अंतर्गत क्या किया है, शामिल किया जाता है। और इसके अंदर जो 4 क्षेत्र हैं उसको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कहता भी जो वैश्विक अंतराल जो रिपोर्ट है, जो कि 2023 की हमारी जो रिपोर्ट है वो है पिछले साल कि जिसमें 8 पायदान की क्या रख है, यानी छलांग लगाकर हम 127वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, कितने? 8 स्थानों की छलांग लगा करके। ठीक है, सूचकांक के 4 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। कौन कौन सी? आर्थिक भागीदारी के आधार पर, अवसर के आधार पर, शिक्षा प्राप्ति के आधार पर, स्वास्थ्य और उत्तरदायिता के आधार पर और राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर। अगर हम आर्थिक भागीदारी की बात करें तो किस प्रकार से हम देखते हैं, जो महिला है और जो पुरुष है उसके अंतर्गत जो आर्थिक भागीदारी है, यानी जो सैलरी वगैरह है या आर्थिक रूप से जो लाभ उनको प्राप्त होते हैं उनमें कितनी इसके अंदर समानता है या कितनी उनके अंदर भागीदारी है, यानी आर्थिक रूप से जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के समान अर्थव्यवस्था के अंदर भाग देती है या नहीं देती है, उस पर ये क्या करती है, विचार करती है। दूसरा, शिक्षा की प्राप्ति पर। शिक्षा है वो कितना अधिक मात्रा के अंदर हम कह सकते हैं भी शिक्षा के अंदर जितने पुरुष हैं उतनी क्या महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। तो हम अलग अलग जो कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत चलाते हैं भी, जिससे हम कहते हैं भी महिला को ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षा करें, उनका जो समान अवसर हम कह सकते हैं, जो साक्षरता है वो भी हम पुरुषों के बराबर महिलाओं की बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगला इसके अंदर स्वास्थ्य और उत्तरजीविता भी देखती है भी, जिस प्रकार से जो महिलाएं होती हैं जो गर्भवती समय के अंदर जिनकी जो मृत्यु दर है वो कितनी कम है, इस हिसाब से जो पुरुषों की तुलना में उनका इलाज कितना बेहतर तरीके से हो पाता है, ये भी हमें देखने की क्या है, इस रिपोर्ट के अंदर देखा जाता है। साथ ही साथ जो राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीति के अंदर जो महिलाएं हैं वो कितनी सक्रिय है, कितनी भागीदारी महिलाओं की है, इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, इस रिपोर्ट के अंदर विचार किया गया, इसके आधार पर इसमें रैंकिंग दी जाती है। हमारा जो 73वां और जो 74वां जो संविधान संशोधन था वह कहीं न कहीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए या महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने के लिए एक मुख्य हम कह सकते हैं निर्णय या मुख्य यानी कदम हो सकता है, जिसके अंदर हम स्थानीय प्रशासन के अंदर महिलाओं की 40% से अधिक भागीदारी की हम बात करते हैं। जैसे हरियाणा ने अभी जो स्थानीय चुनाव हुए थे उसमें महिलाओं की 50% भागीदारी को सुनिश्चित अनिवार्य कर दिया था। तो हम कह सकते हैं भी स्थानीय तौर पर जो कि हमारा ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है वो कहीं न कहीं महिला को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, मगर ये रिपोर्ट बताती है भी जो हमें विधानसभा और सांसद लेवल पर हमारा जो प्रतिशत है वो केवल और केवल 15.1% ही प्रतिनिधित्व है। किस पर? सांसद और विधायक के प्रतिनिधित्व पर, जो कि 2006 में जब इसके जब पहला प्रसंस्करण किया गया तो भारत के लिए सबसे अधिक माना जाता है। ठीक है, तो 2006 से इसका सबसे अधिक प्रदर्शन महिलाओं का या सबसे अधिक भागीदारी महिलाओं की इसके अंतर्गत है। ठीक है, तो इसके अंदर कहा गया भी जो नागालैंड है, नागालैंड जिसकी स्थापना कब हुई थी, लगभग 1963 के अंदर हुई थी, सॉरी ये 1965 लिखा गया में हुई थी, ने अपनी पहली जो 2 महिला विधायिका वो 2023 के अंतर्गत चुनी है। तो कितने वर्षों के अंदर यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी विधायकों के रूप में हुई है, ये भी कहीं न कहीं एक चिंताजनक बात है, जो कि कहीं न कहीं जो राजनीति के तौर पर जो महिला के सशक्तिकरण की बात को बतलाता है। ठीक,
आगे कहता है भी जो आर्थिक भागीदारी और अवसर में पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो समान पहुंच प्रदान करने के मामले में भारत 40 से कम समानताओं के साथ सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, तो 40% के स्थान पर अगर हम विश्व के साथ तुलना करें तो हम सबसे निचले पायदान पर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर महिला और पुरुष की भागीदारी से संबंधित। ठीक है, अगर हम महामारी से यानी जो कोविड से लेकर 2030 तक लैंगिक असमानता हासिल करने की प्रगति को रोक दिया है, तो महामारी है उसने भी कहीं न कहीं इस प्रकार जो लैंगिक असमानता है उसको कम करने के अंदर बाधा का कार्य कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस अंतर को कम करने की दिशा में या उसको पटने की दिशा में काम करना गंभीरता से जारी रखना चाहिए। तो ठीक है, तो हमें दिनों दिन इस प्रकार के जो ये जो कार्य है उसको हमें बढ़ाने के लिए या इस अंतराल को कम करने के लिए निरंतर हमें प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल ये सारी की सारी बात इसके अंतर्गत कहता है। ठीक है, तो द हिंदू के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हमारी जो आर्टिकल्स है वो दैनिक जागरण के आर्टिकल है, जो कि इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें केवल एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिस पर हमें विचार करने की ज़्यादा गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। तो पहला आर्टिकल है जो कि भारत की महत्ता। तो जैसा कि हमने देखा है अभी भारत और अमेरिका की क्या हुई है, एक जो द्विपक्षीय वार्ता संपर्क हुई है। तो जो जितने भी बड़े देश थे उनकी सबकी नज़र क्या थी, इस समिट के ऊपर थी। तो जिसके अंदर भी भारत के जो निर्णय थे उसके अंदर काफ़ी जो आर्टिकल भी हमने देखे थे भी किस प्रकार से अमेरिका को भारत की आवश्यकता है और किस प्रकार से भारत को अमेरिका की आवश्यकता है। अमेरिका चाहता है भी भारत चीन का एक प्रतिद्वंदी बनकर कहीं न कहीं एशिया के अंतर्गत कार्य करते। ठीक है, कहीं न कहीं चीन के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को क्या है, भारत यानी ये आवश्यकता है। साथ ही साथ भारत क्या एक बड़ा बाजार है, इसलिए भी अमेरिका को उसकी क्या है आवश्यकता है। जबकि भारत को उसके रक्षा से संबंधित, तकनीकी से संबंधित, उसके उद्योग से संबंधित, ठीक है, एक निवेशक के रूप में भारत को अमेरिका की क्या है एक आवश्यकता है। और इन्हीं से संबंधित क्या है भारत और अमेरिका के बीच में अभी क्या हुए हैं समझौते हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर जैसे जेई एसोसिएशन और हिंदुस्तान एरोसिएशन लिमिटेड के बीच में एक युद्ध विमान बनाने के लिए भी एक समझौता हुआ है, जो कि 2414 कौन सा सॉरी जो इंजन F414 है उसका जो निर्माण करेगा भारत के अंदर इसका निर्माण किया गया जाएगा। तो हम कह सकते हैं भी जो अमेरिका है वो भारत को टेक्नोलॉजीज भी हस्तांतरित कर रहा है। ठीक है, और अमेरिका का भारत पर बढ़ता जो भरोसा है वो भी क्या है इस बात को परिचित करता है। ठीक है, तो अभी भारत का जो अमेरिका है उसका भरोसा दिनों दिन भारत पर बढ़ता जा रहा है और भारत को भी अभी अमेरिका को टेक्नोलॉजी बेस्ड पर रोजगार बढ़ाने के लिए, निवेश करने के लिए उसकी क्या है आवश्यकता है। ठीक है, तो यही बातें इसके आर्टिकल के अंदर पहले भी डिस्कस की थी और यही बातें इस आर्टिकल के थोड़ी सी बात रखी गई मगर ये बातें इसके अंतर्गत लिखी गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है वो भी हमारा पीछे जो ये कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, मगर इसके अंदर अभी क्या है, अभी जिस प्रकार से जो चीन क्या करता है अभी जो आतंकवाद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने वीटो पावर की इस्तेमाल करता है उसी से संबंधित था। तो अभी क्या हुआ था भाई, चीन ने 20 जून को जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई थी जिसके अंतर्गत जो अलकायदा जो सेंसस लगाने की बात की गई थी कमेटी के अंतर्गत। ठीक है, तो उस पर क्या किया था, वीटो लगा करके उसको कहीं कहीं वापस रोक दिया है। ठीक है, तो ये इसी ऐसी बातें लगभग खबरें आती रहती है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था, मगर कहीं न कहीं जो चीन है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से जैसे बचाव करता है, तो हम कभी भी अगर चीन हम पर किसी प्रकार का दबाव बनाने की हमें बात करता है तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर हमें पेश कर सकते हैं। हमारे आंसर के अंदर भी लिख सकते हैं भी कहीं कहीं वीटो पावर लगाने की हम अमेरिका की तरफ झुकाव हमारा इसलिए भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस सिर्फ कहीं कहीं एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते थे, इसलिए इस आर्टिकल को हमने ले लिया था। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक परिप्रेक्ष्य और भी किया गया भी कहीं कहीं जो चीन है वो केवल और केवल इस स्तर पर भी उसको आतंकवाद को प्रोटेक्ट नहीं करता है, साथ ही साथ उनको हथियार वगैरह भी मुहैया करवाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भी जब तक चीन को इस प्रकार की कृतियां नहीं कर सकते भी आतंकवाद कह सकते हैं भी, हम स्पष्ट नाम न लेते हुए हम कह सकते हैं भी कुछ विकसित राष्ट्र अगर आतंकवाद को हथियार मुहैया नहीं करवाते हैं तब भी हम आतंकवाद को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रकार से चीन पर हम भी प्रेशर दबाव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आर्टिकल था जिसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अगला जो आर्टिकल था वह भी हमारा कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था, तो इसके अंदर क्या था भी हाल ही के अंदर हुआ क्या है कि हमारी जो एक कंपनी है जिन्होंने यूरोपीय कंपनियों से जो विमान वाहक लेने के से संबंधित हमने क्या किया, एक समझौता किया, ये हम कह सकते हैं भी उनको एक ऑर्डर दिया है जिसमें हम लगभग 470 के आसपास जो विमान है वो हम 2030 तक उनसे खरीदेंगे। ठीक है,
तो हमें इस आर्टिकल के अंदर कहा गया भी हमें सिर्फ निर्यात पर या आयात पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें जो हमारी जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत भी हमें जो हमारे जो ये जो क्षेत्र है, हमारे जो उड्डयन से संबंधित जो क्षेत्र है, विमान क्षेत्र है, उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और इसमें हमें भारी निवेश करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को देश में लाने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कहा गया है भी जो हमारे जो विनिर्माण क्षेत्र के अंदर जब हमारी जो पहली जो कि 1961 के अंदर हमारी जो पहली उड़ान भरी थी, ठीक है, जब जो कि हमारा जो विमान था वह भारत के अंदर निर्माण किया गया था उसके तहत। ठीक है, और साथ साथ 1980 के शुरुआती वर्षों में जो हमारी जो वायुसेना, नौसेना और जो कास्ट गार्ड और साथ ही साथ जो हम कोस्टल गार्ड होते हैं और तत्कालीन इंडियन एयरलाइंस की फील्ड सेवा जो हम कहते हैं वायुदूत की ज़रूरतों को देखते हुए हमने हल्के विमान बनाने का भी यानी कि एक प्रकार शुरू किए थे, यानी स्वदेशी रूप से हम हल्के जो विमान बनाने पर भी हमने विचार किया था। ठीक है, और साथ साथ भी इस क्षेत्र में जो भारी निवेश और तकनीकी हस्तांतरण की हमें कमी है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो अमेरिका जैसे जो समझौते हुए वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, भारत जिस तरह से नागरिक विमानों की मांग हमारी यहाँ जिस प्रकार से बढ़ती हुई जा रही है, उससे केवल आयात के भरोसे पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत भी हमें क्या करना चाहिए, इसका निर्माण करने की सोचने हमें चाहिए। ठीक, और साथ साथ हमें एक स्पेशल टास्क फॉर्म है उसकी भी ज़रूरत है। इस प्रकार की कमेटी का निर्माण करना चाहिए जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत क्या करें भी भारत में जो विमान है उसको बढ़ावा दें। इसी प्रकार की एक कमेटी थी जिसका निर्माण 2018 में किया गया था, मगर वह कहीं न कहीं फेल हो गई थी। कहीं न कहीं वह काम कैसे भी नौकरशाही या कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने के कारण कहीं न कहीं ये जो कमेटी थी वह क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी या उसका कार्य ना के बराबर रहा था। तो हमें एक नई और सुदृढ़ और एक प्रकार से मजबूत कमेटी बनाने की आवश्यकता है जो कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र को और ज़्यादा विकास कर पाए। ठीक है, तो यही बात इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, ये एक आर्टिकल है जो कि हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में कहता है भी अर्थव्यवस्था को टिकाऊ बनाना जरूरी है। अब अर्थव्यवस्था को टिकाऊ कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके अंदर कहता है भी अर्थव्यवस्था को टिकाऊ बनाने के लिए हमें इस प्रकार के पर्यावरणीय निर्णय लेने होंगे जिसके अंदर क्या हो भी हम पर्यावरण को संतुलन बना करके हम क्या करें, हमारे जो विकास है उसको हम आगे बढ़ाएं। तो आर्टिकल कहता है भी जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ने के साथ इसके समाधान के रास्ते भी हमें खोजने की आवश्यकता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम आवश्यकता इसके खोज रहे हैं, और यह आर्थिक गतिविधियों में पर्यावरण को अवसर पर के बिना ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये मुमकिन कब नहीं है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां के साथ साथ हमें पर्यावरण को सुरक्षा करने की जरूरत है। हालांकि कारोबार मुनाफे और पर्यावरणीय पहल के बीच संतुलन को बना के रखना हमारे लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं कहीं जहाँ विकास होगा वहाँ प्रदूषण भी होगा, और जहाँ पर कहीं कहीं इसके बीच में संतुलन बनाना हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इसके लिए इसके अंदर बात की है जो इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस फंड, ठीक है, इसके अंदर जिसको हम ESG की बात की गई है। ठीक है, जो कार्बन फुटप्रिंट से जुड़ी घोषणा और ग्रीन इकोनॉमी को साकार रूप देने के लिए यानी एक रिपोर्ट है। कौन सी? ESG, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या भी ये जो इससे पहले जो विश्व आर्थिक मंच थी उसके द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अंदर भी जो पर्यावरणीय कारोबारों के अंदर जो सामाजिक और जो पर्यावरणीय और सामाजिक दोनों को कहीं कहीं इसके अंदर एक प्रकार से जो ECG वो हमारी जो ये रिपोर्ट थी वह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। ठीक है, और कहीं न कहीं जो ECG के तहत किसी भी कंपनी की जो आर्थिक गतिविधियों को पर्यावरणीय, सामाजिक और आंतरिक प्रशासन मानकों के ऊपर परखा जाता है। तो उसको जो किस प्रकार पर ये जो रिपोर्ट है हमारी इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस जो हमारी जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर किसी कंपनी की हम उसकी पर्यावरणीय और सामाजिक और आंतरिक प्रशासन उसको हम निर्धारित करते हैं। ठीक है, पहला जो हम जिस पर्यावरण की जो बात करते हैं तो हम देखते हैं भी कोई कंपनी है वो कितना ईंधन का खपत कर रही है, उसके अंदर कितना वह अक्षय ऊर्जा का यानी खपत कर रही है, या जीवाश्म ईंधन का अनुपात उसका कितना है, कितना वह कचरा है उसका प्रोडक्शन करती है, कितने उस कचरे को क्या करती है वह निर्माण कर पाती है। इस प्रकार का जो फुटप्रिंट है उसके आधार पर हम क्या करते हैं उसका रैंकिंग प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसी के लिए हमें जो पर्यावरण है उसको मजबूत करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए जो हर कदम की जानकारी हमें ECG रिपोर्ट से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके द्वारा कौन कौन से हमें कदम उठाए गए वो ECG रिपोर्ट बताती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं एक कंपनी पर्यावरण रूप से कितनी हितैषी है ये भी हम इस रिपोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरा है हमारा इसके अंदर जो सोशल यानी जो सामाजिक तौर पर, यानी इसके अंदर जो मानव संसाधन में जो महिलाओं की जो भागीदारी है वह कैसी है, महिलाओं का हम कह सकते हैं सशक्तिकरण कैसा है, जो दिव्यांग जो व्यक्ति है उनकी जो मौजूदगी है या उनका जो शोषण वगैरह है वह नहीं हो रहा है, या उनकी जो भागीदारी किस प्रकार की है। साथ साथ जो मानव संसाधन है उसका भाषा या भौगोलिक विविधता किस प्रकार की है, श्रम कल्याण समाज सामुदायिक विकास है उसको कितनी वरीयता दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस जो रिपोर्ट हमारी ईसीजी यानी जो इन्वायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस जो हमारी जो रिपोर्ट है उसके इसके अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, और साथ साथ कंपनी सामाजिक सशक्तिकरण को किस प्रकार से बढ़ावा देती है उस पर इसके अंदर बातें की जाती है। तीसरा मापदंड है प्रशासन का। ठीक है, इसके तहत जो कंपनी है वो किस प्रकार से जो हमारा जो अपना जो डेटा है वह उसको संरक्षित करती है। तो थर्ड पार्टी कनेक्टिविटी किस प्रकार से है, भ्रष्टाचार को किस प्रकार से रोक सकती है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो कंपनी द्वारा जो उठाए गए जो कदम है उसकी क्या करती है, रिपोर्टिंग करती है और उसी आधार पर क्या करती है, उसको रैंकिंग प्रदान करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो निवेशक होते हैं या जो कोई भी जो बाहरी जो निवेशक आते हैं या जो कंपनी पर ट्रस्ट वगैरह है वो सारे के सारे क्या करते हैं, जो स्थानीय समुदाय है उनको विश्वास बनाती है। ठीक है, उनको उस यानी कंपनी में निवेश करने के लिए कहीं न कहीं एक निर्णय लेने के अंदर आसानी प्रदान करवाती है। मगर इसके अंदर कहीं न कहीं जो डाटा एकीकरण के अंदर का जो मानक है उस वह भी कहीं न कहीं संतोषजनक नहीं है। ठीक है, उनके अंदर भी कुछ खामियां हमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ईसीजी पहल में कंपनी को दीर्घकालीन लाभ होता है। तो इससे क्या होती है, जो कंपनियां होती है तो कंपनियां जो दीर्घकालीन जो लाभ प्राप्त कर सकती है इस प्रकार का मूल्यांकन कर करके, मगर डेटा के अंदर खामी होने के कारण कहीं कहीं उनको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ईसीजी का कहता है भी, जो भारत की जो कंपनी है ईसीजी के अंदर जितना बेहतर प्रदर्शन करेगी हमारी यहाँ निवेशक आने की संभावनाएं उतनी ही यानी ज़्यादा होगी। ठीक है, जो ईसीजी आधारित जो परियोजनाएं किसी एक क्षेत्र तक सीमित न होकर हमें ऐसी किसी क्षेत्र तक सीमित न हो, इसको हम ब्रॉड लेवल पर यानी विस्तारित रूप पर हमें देखने की क्या है, आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें क्या करते हैं, इससे में हम सीधा ही जो हमारा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है यानी जो एफडीआई है वो भी क्या हो सकता है, इससे प्रभावित हो सकता है। तो हमें क्या करना है भी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सटीक आंकड़ों के साथ हमें यहाँ पर इसको विकास की ओर या इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, इस रिपोर्ट के पहल के अंतर्गत जो कंपनियों को जो ग्रीन बॉन्ड जो जारी किया गया है उसके भी हमने कहा भी, जो विश्व बैंक ने भी हमारी जो ग्रीन बॉन्ड्स है उनकी भी तारीफ की है। ठीक है, जो ग्रीन बॉन्ड्स यानी जो कोई भी जो कंपनी होती है वो अपने जिस प्रकार जितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करती है उसको संरक्षित करने के लिए बॉन्ड्स जारी करती है, जो कि जिसका जो बना हुआ जो पैसा होता है वह पर्यावरण को सुरक्षित करने के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, और इसी से आर्थिक गतिविधियां सुरक्षित और टिकाऊ बनेगी और उपभोक्ता की लागत भी सक्षम होगी, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन होगा और इससे सेवाएं भी हासिल हो सकती हैं और रोजगार भी उत्पन्न हो सकता है, और साथ साथ इससे जो कि एक प्रकार से चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा भी, निवेश बढ़ेगा, निवेश से रोजगार उत्पन्न होगा, तो इस प्रकार से सक्रिय होगा। और साथ ही साथ हमने जो 2070 तक जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है उसको भी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ठीक, तो यही सब बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।